नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको चार धाम की यात्रा का आंखों देखा हाल दिखाऊंगा। आज केदारनाथ और बद्रीनाथ से जो तस्वीरें आई वो डराने वाली हैं। अगर आप भी चार धाम की यात्रा पर जाना चाहते हैं, केदारनाथ और बद्रीनाथ जाकर भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, तो मैं आपको सावधान करना चाहता हूं। बद्रीनाथ के कपाट कल खुले थे, केदारनाथ के कपाट तो शुक्रवार को खुल गए थे, लेकिन चारधाम की यात्रा की शुरुआत में जो खबर आई वो अच्छी नहीं है। चारधाम यात्रा के दौरान अब तक 16 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। यात्रा के लिए गए श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अब तक 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा के लिए पहुंच गए हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज जो तस्वीरें चारधाम यात्रा से आई वो वाकई में चिंता में डालने वाली है, परेशान करने वाली है। कई कई किलोमीटर तक जाम लगा है। ठंडी रात में सिर छुपाने के लिए टेंट भी सिर्फ किस्मत वालों को नसीब होता है। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। जिन रास्तों पर पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं का जाम लगा है, उसी रास्ते में एक तरफ खच्चरों का जाम लग गया है। जो लोग बीमार हैं या बुजुर्ग हैं, खच्चर पर सवार होकर भगवान के दर पर जा रहे हैं, वो भी कई कई घंटों तक एक ही जगह पर फंसे रहने को मजबूर हैं। रास्ता बहुत सकरा है और इस सकरे रास्ते पर इतनी भीड़ है कि किसी का पैर फिसला समझो जान गई। भीड़ के कारण बड़ी दुर्घटना की संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं। लेकिन भक्ति है, उत्साह है, श्रद्धा का प्रवाह है। न लोगों को दुर्घटना की चिंता है और न ही किसी को खतरा दिखाई देता है। आस्था और विश्वास का आलम यह है कि लोग न तो इन मुसीबतों के बारे में सोचने को तैयार हैं, न इनका अंदाजा लगाने को तैयार हैं। चार धाम की यात्रा से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, उन्हें देखकर सरकार भी परेशान है। मैं आपको चार धाम यात्रा में होने वाली दिक्कतों की तस्वीरें दिखाऊंगा, यात्रा पर गए श्रद्धालुओं की बात सुनाऊंगा, पुलिस और प्रशासन की बेहाली भी दिखाऊंगा और सरकार ने श्रद्धालुओं से क्या गुजारिश की है यह भी मैं आपको सुनवाऊंगा। अगर आप चार धाम की यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, तो ये तस्वीरें देखकर फैसला कीजिए कि आपको चार धाम की यात्रा पर कब जाना है और यात्रा पर निकलने से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी है, किस तरह की मुसीबतों के लिए तैयार रहना है। तो सबसे पहले देखिए इस वक्त केदारनाथ के पैदल मार्ग का क्या हाल है। ये तस्वीरें केदारनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर दूर की हैं। जहां से तस्वीरें ली गई हैं वहां से आगे मंदिर तक का रास्ता पूरी तरह जाम है और इससे पहले कई किलोमीटर के रास्ते पर जाम लगा हुआ है। जहां तक नजर जाती है नीचे तक रोड पर सिर्फ भक्तों की भीड़ दिखाई देती है। ये भक्त चल नहीं रहे, मंदिर की तरफ वॉक नहीं कर रहे, ये मंदिर की तरफ धीरे धीरे रेंग रहे हैं क्योंकि भक्तों की संख्या इतनी ज्यादा है, इतनी भीड़ है कि जाम लग गया है। केदारनाथ जाने के लिए करीब 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। पहाड़ी रास्ता है और केदारनाथ धाम काफी हाई ऑल्टीट्यूड पर है। रास्ते में भीड़ का क्या हाल है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। गौरी कुंड से केदारनाथ मंदिर तक यह रास्ता दर्शनार्थियों से भरा हुआ है। श्रद्धालुओं की इस भीड़ में बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने बच्चों को गोदी में उठाकर जा रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं इस हालत में अगर मौसम खराब हो जाए, बारिश हो जाए, लैंडस्लाइड हो जाए तो कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती है। अगर हल्की सी चूक हो जाए, किसी का पैर जरा सा फिसल जाए तो नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई है। और मैं ये बताकर आपको डरा नहीं रहा हूं, यह हकीकत है जो आपको जानना जरूरी है। केदारनाथ धाम में लोगों की जितनी आस्था है, वहां पहुंचने का रास्ता उतना ही मुश्किल है और मौसम पल पल में बदलता है। मैं आपको केदारनाथ धाम के रूट की एक तस्वीर दिखाता हूं।
ये फोटो देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि रास्ता कितना कठिन है। एक तरफ गहरी खाई है, दूसरी तरफ पहाड़, और इसी में बाबा के धाम जाने का रास्ता छुपा है। इसी रास्ते में रोजाना 25 से 30 हजार श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है। और मुश्किल यह है कि चारधाम यात्रा पर पहुंचे श्रद्धालुओं में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पैदल चलकर मंदिर तक नहीं पहुंच सकते। ऐसे लोगों के लिए यहां घोड़ों का या खच्चरों का इंतजाम किया जाता है। लेकिन मुश्किल यह कि जब पैदल भक्तों के लिए आगे बढ़ने में मुश्किल हो रही है तो घोड़े और खच्चर कैसे रास्ता पाएंगे? इन्हें रास्ता कहां से मिलेगा? इसलिए केदारनाथ धाम के रूट पर पहली बार घोड़ों और खच्चरों का जाम लग गया है। केदारनाथ धाम यात्रा के इतिहास में पहली बार देखने को मिला है कि घोड़े खच्चर का भी जाम लग गया है। 3 किलोमीटर वाला और गौरी कुंड से लेकर ये रामबाड़ा पुल तक घोड़े खच्चर का जाम लग चुका है। और फिर इतनी भी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वहाँ पे। बाद में कहते हैं वहाँ प्रशासन क्या व्यवस्था कर रही है, होटल मैनेजमेंट क्या काम कर रहा है, कहाँ से होगा इतनी भीड़ अगर जा रही है तो। एक तो हेलीकॉप्टर वाले वैसे ही है, ये लगभग 4 से 5 किलोमीटर। विषय ये है कि ऊपर जाके विश्राम कहाँ करेंगे इतने यात्री? इतनी संख्या में श्रद्धालु पता नहीं कैसे आ गए इस बार, वो भी कपाट खुलने के दौरान ही। यात्रीगण अपना ध्यान रखे और यात्रा अपने हिसाब से करें। का विषय ये है कि ऊपर जाकर के इतनी संख्या में जो श्रद्धालु वो स्टे कहाँ करेंगे? जो व्यवस्था है, व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। खास बात है कि इस बार कपाट खुलने के दिन से ही केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। उत्तराखंड सरकार के मुताबिक केदारनाथ धाम में रोजाना 12,000 श्रद्धालुओं के लायक इंतजाम है। लेकिन 6 मई को जिस दिन कपाट खुले उसी दिन यहां 30,000 श्रद्धालु आ गए। और फिर 7 और 8 मई को भी यह सिलसिला जारी रहा। सरकार ने इंतजाम तो किए हैं, लेकिन वो 12,000 श्रद्धालुओं के लिए किए, लेकिन रोजाना पहुंच रहे हैं 30,000 दर्शनार्थी, यानी कैपेसिटी से 2.5 गुना ज्यादा। केदारनाथ जाने के लिए 4 मुख्य पड़ाव हैं। गौरीकुंड से जंगल चट्टी का 4 किलोमीटर का ट्रैक, इसके बाद जंगल चट्टी से भीमबली तक 3 किलोमीटर का रास्ता, भीमबली से लिंचुली तक फिर 4 किलोमीटर, और इसके बाद लिंचुली से केदारनाथ बेस कैंप तक 4 किलोमीटर और चलना होगा। केदारनाथ बेस कैंप से मंदिर तक की दूरी 1 किलोमीटर की है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये 5 मई की है। बाबा केदारनाथ की डोली को केदारनाथ ले जाया जा रहा है। कपाट खोलने के समारोह के दौरान आर्मी का बैंड भी बजाया जाता है। इन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि आर्मी की बैंड बजाने वालों की टीम श्रद्धालुओं के साथ केदारनाथ जा रही है। आगे आगे बाबा केदार की डोली, पीछे आर्मी का बैंड और साथ में हजारों श्रद्धालु। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबा की डोली पहुंचने से पहले ही 5,000 भक्त केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच चुके थे। जब मंदिर खुला तब 5,000 भक्तों की लाइन लग चुकी थी। और ऐसा नहीं कि श्रद्धालुओं की भीड़ सिर्फ रास्ते में दिखाई दे रही हो। केदारनाथ मंदिर के बाहर भी लंबी लाइन लगी है। बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए रात से ही श्रद्धालुओं की लाइन लगनी शुरू हो जाती है और ये लाइन कई किलोमीटर लंबी हो जाती है। कई घंटों तक लोगों को इसी तरह लाइन में इंतजार करना पड़ता है। इसके बाद दर्शन करने के बाद विश्राम की कोई जगह नहीं मिलती। होटल और गेस्ट हाउस तो छोड़ दीजिए, टेंटों में भी जगह नहीं मिलती। कुछ भक्तों ने बताया कि भीड़ बहुत ज्यादा होने के कारण होटल्स में कमरों की मांग बढ़ गई है, इसलिए होटल वालों ने किराया बढ़ा दिया है। कुछ लोगों ने तो एक रात काटने का 10 से 12,000 रुपए तक चुकाया। भीड़ के कारण आपस में लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने भी माना कि इस बार केदारनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। डीजीपी ने बताया कि पुलिस ने भीड़ को डाइवर्ट करने के लिए, रास्ते में जाम से बचाने के लिए तमाम कदम उठाए, लेकिन चूंकि भक्तों की संख्या ज्यादा है इसलिए सारे इंतजामात नाकाफी साबित हो रहे हैं। चारधाम यात्रा इस बार जो है पिछले 2 साल जो यात्रा रुकी रही
उसका असर है और बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है। हमारी ओर से पूरे प्रबंध किए गए हैं, जितना ज़्यादा हो सकता है, क्राउड मैनेजमेंट के भी, ट्रैफिक मैनेजमेंट के भी। और हमने फोर्स को सेक्टर्स में बांटा। पहली बार केदारनाथ जी में इतनी व्यवस्था में दिक्कतें आई कि हमें उसको सेक्टर्स और जोन में बांट करके कोशिश कर रहे हैं कि व्यवस्था बनी रहे और हमारी यात्रा सुगम और सुरक्षित हो। देखिए, प्रतिदिन जो है बद्रीनाथ जी की तो कल ही खुले कपाट, तो वहाँ पे करीब 30,000 भीड़ रही होगी। और केदारनाथ जी की भी डेली की फिगर 6, 7, 8 तीनों दिन 30,000 रही है। बाकी जमुनोत्री और गंगोत्री में 7, 8 हज़ार लोग रोज आ रहे हैं। तो मेरे विचार से अभी तक 1.5 लाख प्लस हो गया है। यात्रा अपने पूरे उठान पर है। अभी प्रेजेंट लोड को बांटने के लिए हमने एक तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच की व्यवस्था को और अपग्रेड किया है, और केदारनाथ जी में जो लाइन लगती है, उसको दर्शन की लाइन है, उसको भी हमने थोड़ा सिस्टमेटाइज किया है। और हम लोगों से अपील भी कर रहे हैं वहाँ पर कि वो इम्पेशेंट ना हो, संयम ना खोएं और पुलिस का सहयोग करें व्यवस्था को बनाए रखने में। ये बात सही है कि 2 साल से यात्रा बंद थी, इसलिए भक्तों की संख्या इस बार ज्यादा है। सड़क पर तो जाम है ही, आसमान में भी जाम जैसी स्थिति है। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस चालू है, लेकिन दर्शनार्थियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि हेलीकॉप्टर भी कम पड़ने लगे हैं। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की लाइन लगी है। केदारनाथ के लिए 3 हेलीपैड से हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। दिन भर में 130 सॉर्टीज होती हैं, यानी 9 कंपनियों के हेलीकॉप्टर्स एक दिन में केदारनाथ के 130 चक्कर लगाते हैं। हेलीकॉप्टर का किराया 7,000 से लेकर 4,500 तक है। इसके बाद भी हालत यह कि जून तक हेलीकॉप्टर सर्विस बुक है। अभी यात्रा शुरू हुए 2 दिन हुए हैं और अगले 2 महीने तक के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस पूरी तरह बुक है। यानी अगर आप अगले 2 महीने में चारधाम यात्रा पर जाना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर का ऑप्शन नहीं है, आपको पैदल यात्रा करनी होगी। अगर 2 महीने बाद का प्लान बना रहे हैं और हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो बुकिंग अभी से करनी होगी। हो सकता है बाद में बुकिंग फुल हो जाए। चारधाम में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा आती है। सरकार ने क्राउड कंट्रोल करने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया था। लोगों से अपील की थी कि चारधाम की यात्रा पर आने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं। लोगों ने सरकार की अपील पर रजिस्ट्रेशन करवाया भी। आज यानी 9 मई तक करीब 9.5 लाख लोगों ने यात्रा के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाया है। लेकिन मुश्किल यह है कि जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है उससे कहीं ज्यादा उन भक्तों की संख्या है जो बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंच रहे हैं। इसीलिए सारी व्यवस्था चरमरा गई है। मैंने पता किया कितने लोगों ने अगले 3 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया, तो जानकारी मिली कि आज, कल और परसों के लिए केदारनाथ धाम में रजिस्ट्रेशन सिर्फ 15,000 से ज्यादा लोगों का है, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या इससे बहुत ज्यादा है। अब सवाल है कि चारधाम की यात्रा तो अक्टूबर तक जारी रहेगी, लेकिन सभी लोग मई जून में क्यों आना चाहते हैं? तो इसकी बड़ी वजह है कि जुलाई से मॉनसून सीजन शुरू हो जाता है और उत्तराखंड में इस दौरान काफी बारिश होती है। बारिश की वजह से लैंडस्लाइड और रोड ब्लॉक होने का खतरा बना रहता है। इसीलिए लोग चाहते हैं कि बरसात का सीजन शुरू होने से पहले चारधाम की यात्रा कर ली जाए। लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ अब उत्तराखंड सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गई है। इसीलिए यहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं कि एक साथ इतनी भीड़ न लगाएं, रजिस्ट्रेशन करवा कर ही आएं। जहाँ हमारी 15,000 की कैपेसिटी है, 25,000 लोग पहुँच जा रहे हैं। उसके कारण से प्रशासन को भी दिक्कत हो रही है और जो लोग आ रहे हैं यात्री पर्यटक श्रद्धालु उनको भी दिक्कत हो रही है। इसलिए हमने उनसे भी अनुरोध किया है और हम सरकार की तरफ से भी ये व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं कि जितने लोगों की व्यवस्था है उतने लोग ही वहाँ पहुँचे। इस बार क्या खास व्यवस्थाएं की गई हैं चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए? नहीं, इस बार चूँकि रहने की व्यवस्था है, जाने की व्यवस्था है, आने की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, ट्रैफिक की व्यवस्था, इन सभी व्यवस्थाओं का हम लोगों ने विशेष रूप से अलग से भी किया है। पानी की व्यवस्था है और बिजली की व्यवस्थाएं हैं। सभी व्यवस्थाओं को ध्यान में रख के जो है काम हुआ है। लेकिन इस बार हमारे सामने चुनौती है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार बहुत ज़्यादा संख्या आ रही है। मुख्यमंत्री को इस बात का एहसास है कि पिछले सालों के मुकाबले इस बार बड़ी संख्या में लोग केदारनाथ और बद्रीनाथ आ रहे हैं, इसलिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब मैं आपको बद्रीनाथ धाम का हाल दिखाता हूं। यह भी केदारनाथ जैसा ही है। बद्रीनाथ के कपाट तो कल ही खुले, लेकिन यहां भी
रजिस्ट्रेशन से बहुत ज्यादा श्रद्धालु आ गए हैं। केदारनाथ धाम की तुलना में बद्रीनाथ धाम पहुंचना थोड़ा आसान है। बद्रीनाथ तक का रास्ता अच्छा है, यहां ट्रैकिंग करके पैदल नहीं जाना पड़ता, ऑल वेदर रोड है। टनल्स के कारण रास्ता थोड़ा छोटा हो गया है, इसीलिए बद्री विशाल के दर्शन के लिए भीड़ और ज्यादा है। बद्रीनाथ में इस वक्त रात का टेम्परेचर 4 डिग्री तक गिर जाता है। कभी कभी हल्की बारिश हो जाती है और ऐसे मौसम में बहुत सारे भक्तों को खुले आसमान के नीचे रात बितानी पड़ती है, क्योंकि धर्मशालाओं और होटल्स में कमरे फुल हैं। इसीलिए मंदिर कमेटी की तरफ से अब श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि कम से कम यहां आने से पहले वो सुनिश्चित कर लें कि उनके पास रात में रुकने के लिए कमरा हो, वरना मुश्किल बढ़ जाएगी। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो हमारे धाम है ये मध्य हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियाँ विकट है, मौसम का भी पल पल स्वरूप बदलता रहता है। तो मेरा केवल इतना अनुरोध है सभी श्रद्धालुओं से, यात्रियों से, कि वो जब जिन भी धामों की यात्रा करना जा रहे हैं, तो यात्रा पर जाने से पूर्व निश्चित रूप से वहाँ पर अपनी आवासीय सुविधा कंफर्मेशन कर लें। आवासीय सुविधा अगर उन्हें उपलब्ध हो जाती है पूर्व में ही, तो उचित रहेगा कि वो तभी अपनी यात्रा का प्लान बनाएं, क्योंकि जिस प्रकार से भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है, उससे वहाँ पर धामों में जो केयरिंग कैपेसिटी है, वहाँ पर जो होटल लॉज इत्यादि की जो सुविधाएं हैं वो सीमित मात्रा में है। इसलिए श्रद्धालुओं को यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व इस प्रकार की थोड़ा एहतियात बरतनी चाहिए। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी की सीईओ की बात आपने सुनी। वो कह रहे हैं कि श्रद्धालुओं की भीड़ और बढ़ेगी और ये चिंता की बात है, क्योंकि चारधाम यात्रा में अभी तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। ज्यादातर लोगों की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई, यानी दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई। क्योंकि चारधाम सी लेवल से 10 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर है, यहां टेम्परेचर के साथ साथ ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता है, जिससे बुजुर्गों को, हार्ट और अस्थमा के मरीजों को ज्यादा दिक्कत हो जाती है। कोरोना काल से पहले चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों से फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा जाता था। इस बार सरकार ने यह रूल खत्म कर दिया। सरकार ने फिलहाल दर्शनार्थियों की कोई अपर लिमिट सेट नहीं की। इस वजह से भीड़ बहुत बढ़ गई है। सरकार की तरफ से बेस कैंप में जो हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं, वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ है कि सबका हेल्थ टेस्ट नहीं हो पाता। हेल्थ सेंटर पर तैनात डॉक्टर्स के मुताबिक अगर वो खराब सेहत की वजह से किसी यात्री से वापस लौटने को कहते हैं, तो यात्री ये अंडरटेकिंग दे देता है कि अगर यात्रा के दौरान उसके साथ कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। इस वजह से हादसे बढ़े हैं, लोगों की जान जा रही है। लेकिन अच्छी बात है कि सरकार ने अब सख्ती दिखानी शुरू की है। उत्तराखंड के डीजीपी ने कहा कि अब रजिस्ट्रेशन जरूरी हो सकता है। जो लोग बिना रजिस्ट्रेशन के आएंगे उन्हें यात्रा पर जाने से रोका जा सकता है। खासकर केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं के मामले में रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को सख्ती से लागू किया जाने का प्लान है। हिंदुओं के लिए चारधाम की यात्रा का बहुत महत्व है। हर हिंदू जीवन में कम से कम एक बार चारधाम की यात्रा करना चाहता है। ये आस्था का मामला है और आस्था में शक्ति होती है जो हर मुसीबत से मुकाबला करने की, जूझने की ताकत देती है। लेकिन अगर भगवान के द्वार पर एक दिन में 12 से 15,000 भक्तों के दर्शन करने की, रुकने की, ठहरने की व्यवस्था हो और 30,000 पहुंच जाएं, तो भक्तों को मुसीबत तो होगी, कठिनाई होगी और भगवान कभी नहीं चाहते कि उनके भक्तों को तकलीफ हो। इसलिए मेरा कहना है कि जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, मुसीबत मोल लेने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन करवाइए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए और आराम से, श्रद्धा से भगवान के दर्शन कीजिए। चारधाम की यात्रा तो सैकड़ों साल से होती आई है, लेकिन अब भीड़ ज्यादा होने लगी है। सड़कें बेहतर हुई हैं, रुकने ठहरने का इंतजाम पहले से अच्छा है और सबसे बड़ी बात है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ का विकास इस तरह से हुआ है कि लोग वहां एक बार घूमने के लिए जाना भी चाहते हैं। पिछले साल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल का उद्घाटन किया था। केदारनाथ धाम के पास बनी शंकराचार्य की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया था। यह स्थान भी दिव्य है, भव्य है। अब रास्ते में बहुत सारी टनल्स बन गई हैं। 50 किलोमीटर का सफर तो टेहरी झील के किनारे किनारे होता है।
जबरदस्त नजारा दिखाई देता है। इसलिए वहां जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप भी जरूर जाइए, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाएं और पूरी तैयारी के साथ, सावधानी के साथ जाएं। उत्तराखंड में भक्तों के जयकारे सुनाई दे रहे हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में बुलडोजर का शोर। हालांकि आज बुलडोजर चला नहीं, सिर्फ शोर सुनाई दिया और बुलडोजर सिर्फ शाहीन बाग तक पहुंचा, बिना किसी तोड़फोड़ के लौट आया। असल में बुलडोजर पहुंचता उससे पहले ही लोग सड़कों से एनक्रोचमेंट हटाने के लिए लग गए थे। सड़कें साफ कर ली थी, फुटपाथ क्लियर कर दिए गए थे। दुकान के सामने सड़क या फुटपाथ पर जो सामान रखा रहता था उसे हटा लिया गया था। हालांकि शाहीन बाग में आज दुकानें बंद थी, क्योंकि एमसीडी ने सोमवार को एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव की सूचना पहले से दे दी थी। पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी, इसलिए बुलडोजर का विरोध करने के लिए भी लोग सुबह से पहुंच गए थे। इसके बाद शाहीन बाग इलाके में दिन भर ड्रामा हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। आज सुबह साउथ दिल्ली नगर निगम की टीम जब भारी पुलिस फोर्स के साथ शाहीन बाग पहुंची, उस वक्त एमसीडी की टीम के पास बस एक ही बुलडोजर था, लेकिन वो बुलडोजर भी आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि लोग उसके सामने आकर खड़े हो गए। बुलडोजर के सामने लोगों ने धरना दिया, नारेबाजी की, हंगामा किया और लोगों ने बुलडोजर को आगे नहीं बढ़ने दिया। चूंकि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव की खबर पहले से थी, मामला सियासी हो गया था, इसलिए शाहीन बाग इलाके के तमाम पार्षद मौके पर पहले से मौजूद थे। बहुत देर तक नारेबाजी चलती रही और इसके बाद सियासी बयानबाजी शुरू हुई। इस इलाके में आम आदमी पार्टी का दबदबा है, विधायक भी आम पार्टी के हैं और सारे पार्षद भी। विरोधी प्रदर्शन में इलाके के पार्षद और उनके सपोर्टर्स मौजूद थे। इन लोगों ने कहा कि जब इस इलाके में किसी तरह का एनक्रोचमेंट हुआ ही नहीं, कहीं किसी सरकारी जमीन पर कब्जा किया नहीं गया, फिर बुलडोजर इसलिए पहुंचाया गया क्योंकि इस इलाके में मुसलमान ज्यादा रहते हैं। ये नफरत का बुलडोजर है, ये शाहीन बाग पे नहीं, ये गरीब लोगों को उजाड़ने की कोशिश है। हम गरीबों को नहीं उजड़ने देंगे, हम गरीबों को नहीं उजड़ने देंगे। दिल्ली के गरीबों ने दिल्ली को बनाया है, मेहनतकश लोगों ने। आज गरीबों को उजाड़ने की कोशिश भाजपा और आदेश गुप्ता कर रहे हैं, हम ये उजाड़ने नहीं देंगे। इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया और सिर्फ ये मुस्लिम एरिया को टारगेट कर रहे हैं। पहले शाहीन बाग में क्यों, कॉलोनियों में भी बुलडोजर चला। आदेश गुप्ता के बाहर जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके घर के बाहर आप जाके देखिए कितना असर है। वहाँ पे पहले क्यों नहीं चलाया बुलडोजर? सिर्फ मुस्लिम एरिया को ही टारगेट कर रहे हैं। आज संवैधानिक बुलडोजर लेकर आए हैं, आज संवैधानिक तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप डिमोलिशन करना चाहते थे, आप डिमोलिशन करना चाहते थे, नोटिस देते, लेकिन यहाँ पे कोई नोटिस नहीं दिया गया। आप बताइए, यहाँ पर अगर अतिक्रमण है, यहाँ पर लगातार अतिक्रमण ड्राइव चलती आ रही है, हम समर्थन करते हैं। अगर किसी लग्जरी, किसी अमीर की लग्जरी आप तोड़ेंगे, समर्थन करते हैं। किसी गरीब के ऊपर अगर आप बुलडोजर चलाएंगे, विरोध करेंगे। हालांकि एमसीडी की टीम वहां पहुंचती इससे पहले लोगों ने अपने आप एनक्रोचमेंट हटा लिए थे। शाहीन बाग के जिस इलाके में आज एमसीडी टीम पहुंची, वो रोड 20 फीट वाली रोड का इलाका है। बड़े बड़े शोरूम के आगे यहाँ 20 फीट चौड़ी सड़क थी, लेकिन इस पर दुकानदार अपना सामान रखने लगे थे, रेहड़ी पटरी वाले दुकान लगाते थे। इसके अलावा इस 20 फीट की रोड को गाड़ियों की पार्किंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जैसे ही शाहीन बाग के इलाके के लोगों को खबर मिली कि एमसीडी की टीम आज बुलडोजर को लेकर आने वाली है, एनक्रोचमेंट पर हटाने वाली है, उससे पहले लोगों ने इस 20 फीट चौड़ी सड़क को खाली कर दिया। इसलिए किसी तरह का एनक्रोचमेंट आज नहीं दिखा। हालांकि एक घर के बाहर रिपेयरिंग के लिए स्कैफोल्डिंग लगाई गई थी, एमसीडी की टीम ने उसे हटाने को कहा। हालांकि लोगों ने दलील दी कि ये टेम्परेरी है, रिपेयरिंग का काम होने के बाद ये हटा लिया जाएगा।
और बाद में जब एमसीडी के लोग नहीं माने तो वहां मौजूद लोगों ने खुद ही स्कैफोल्डिंग को गिरा दिया। बुलडोजर के साथ एमसीडी की टीम आने की खबर मिलते ही आम आदमी पार्टी के लोकल एमएलए अमानुल्लाह खां वहां पहुंच गए। अमानुल्लाह खान ने दावा किया कि जब से एमसीडी ने एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव की है उन्होंने खुद इस इलाके का अतिक्रमण हटा दिया। अमानुल्लाह खान ने कहा कि उन्होंने एक मस्जिद के बाहर बने वजू खाने और टॉयलेट को भी तोड़वा दिया। अगर एमसीडी को लगता है कि अब भी शाहीन बाग में अतिक्रमण है, गैर कानूनी कब्जा है, तो वो उन्हें जानकारी दें, वो एनक्रोचमेंट को खुद हटा दें। अमानुल्लाह खान ने आरोप लगाया कि एमसीडी का इरादा एनक्रोचमेंट हटाने का ही बल्कि नफरत भड़काने का है। एक लफ्ज कहा, आप लोगों को मालूम है ना, मैंने खुद हटाया। आप यहाँ लोकल थे, एसएचओ साहब मौजूद है, आपसे हटाकर खुद गया मैं। एसएचओ साहब बताओ, मैं खुद आया था, मैंने उस वजू खाने को आपके सामने तोड़वाया, उस बाथरूम को आपके सामने तोड़वाया। मैंने जब सारा इंक्रोचमेंट हटा दिया, आपसे कल मेरी बात हुई कि बिल्कुल हट गया है। अगर कोई है मुझे बताओ, मैं फिर हटा दूंगा, मैं हटा दूंगा। आप है ना, बिल्कुल जाए, बिल्कुल जाए, बिल्कुल जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये आए थे, मेरे साथ खुद थे जब मैंने इंक्रोचमेंट रिमूव किया था। एक मस्जिद के सामने बाथरूम बने हुए थे, टॉयलेट बने हुए थे। मैंने अपनी जेसीबी लगाकर 2 दिन उसको खुद हटाया। जब सारा इंक्रोचमेंट मैंने खुद हटा दिया तो फिर एमसीडी वाले माहौल खराब करने तो आए, और क्यों आए? मैंने खुद मार्केट एसोसिएशन मेरे साथ थी, आरडब्ल्यूए साथ थी, सारे इलाके के। अगर कोई भी अवैध निर्माण मेरी विधानसभा में है तो मुझे बताएं, खुद हटा दूंगा। मेरी जुबान है ये, मैं खुद हटा दूंगा। राजनीतिकरण, जब मैं मस्जिद का वजू खाना तोड़वा सकता हूँ, मैंने वजू खाना तोड़वाया, मैंने बाथरूम तोड़वाए, तो अगर किसी की कोई पेड़ी अवैध है जिसको ये आकर कहे मैं हटा लूंगा, उसको पीछे करा दूंगा। ये राजनीति क्यों कर रहे हैं? पूरी विधानसभा में जहां भी होगी, जहां इंक्रोचमेंट होगा, मैं खुद हटवाऊंगा। हालांकि शाम को साउथ दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सारिन की तरफ से अमानुल्लाह खां और लोकल पार्षद अब्दुल वाजिद खान के खिलाफ शिकायत की गई। मेयर ने कहा कि इन दोनों नेताओं ने सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की, इसलिए इनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। इस इलाके काउंसलर हैं अब्दुल वाजिद खान। अब्दुल वाजिद खान ने कहा कि जिन इलाकों में बीजेपी पार्षद हैं वहां भी एनक्रोचमेंट है। अगर एनक्रोचमेंट के खिलाफ एक्शन लाना है तो फिर सभी इलाकों में होना चाहिए। अगर इंक्रोचमेंट एमसीडी पिछले 5 साल से या 15 साल से लगातार करते ना, तो दिल्ली के अंदर एक इंक्रोचमेंट नहीं होता। इंक्रोचमेंट मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूँ। बदरपुर चलिए, लाजपत नगर चलिए, मार्केटों में। किस कह रहे हैं शाहीन बाग में इंक्रोचमेंट नहीं, शाहीन बाग में भी इंक्रोचमेंट है। मैं कह रहा हूँ 50 लेटर मैंने इंक्रोचमेंट के लिए लिखे, एक इंक्रोचमेंट रिमूव करिए। लेकिन वो अपने अपने जहाँ पे जितने भी जो भाजपा के अधिकारी, भाजपा के जितने भी पदों पे बैठे हैं, वो अपने वार्डों में 4 दुकानों पे एक्शन करा के 5 दुकानों से वसूली करते हैं। इंक्रोचमेंट ये भाजपा नहीं पैदा किया दिल्ली के अंदर, उगाही का सिर्फ और सिर्फ उगाही है इंक्रोचमेंट के नाम पर। लेकिन एमसीडी के सेंट्रल जोन के चेयरमैन राजपाल सिंह ने एक नई बात कही। राजपाल सिंह ने कहा कि अमानुल्लाह खान ने शाहीन बाग और इसके आसपास के इलाकों में रोहिंग्या मुसलमानों को बसा रखा है, उन्हें अपना वोट बैंक बनाया हुआ है। इन्हीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को बचाने के लिए अमानुल्लाह खान कब्जे की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के अमानुल्लाह साहब, उनको भी मैं स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि आप विकास की राजनीति करें, आप तोड़ फोड़ की, टुकड़े टुकड़े गैंग की राजनीति ना करें, लोगों को गलत धारणा में ना रखें, बाहर के रोहिंग्या मुसलमानों को बसा करके उनके माध्यम से अपना वोट बैंक बनाए। इस तरह की राजनीति करने वाले लोग चंद समय तक ही चल पाते हैं, लंबे समय तक चल नहीं पाते। रोहिंग्या मुसलमान है शाहीन बाग में? बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी संख्या में है। बांग्लादेशी बहुत बड़ी संख्या में है। ये एक सोचने का और आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर सवाल है। अब मैं आपको उसका दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। शाहीन बाग के दुकानदार कहते हैं कि न उनके इलाके में कोई रोहिंग्या है, न कोई बांग्लादेशी है, और न किसी ने सरकारी जमीन पर कोई एनक्रोचमेंट किया है। लोकल लोग कहते हैं कि उन्होंने किसानों से जमीन खरीदकर अपनी दुकानें बनवाई। अतिक्रमण की बात छूटी है। यह सब बीजेपी की सियासी चाल है। ये हमारी सच्चाई है, हम सच्चाई पे हैं, हम सच्चाई पे हैं। तो हमारा कोई अवैध कोई निर्माण था ही नहीं। अवैध निर्माण होता तो टूटता। तो सच्चाई पे हैं, तो सच्चाई हमारी कामयाब हुई, हम जीत गए। आपका क्या नाम है?
सरफराज अहमद। सरफराज साहब, बुलडोजर आया, कार्रवाई कुछ नहीं, वापस चला गया। बिल्कुल, सांच को आँच की जरूरत ही नहीं होती। सच्चाई सामने है। एक कहावत भी है, मनुष्य आग रहते हुए अंधा चला है। देखो, कोई एक बिल्डिंग भी गिरी हुई है, आप देखो, कैमरा वाले दिखाओ, वाला उनको जरा बिल्डिंग को दिखाओ। हमें पता है नहीं। अरे भैया, हम खुद कह रहे हैं कि कुछ कार्रवाई नहीं हुई। आप पूछ रहे हैं आपसे। अच्छा, कहने का मतलब ये पागलपन है एमसीडी का। ये तो सही करा उन्होंने, मतलब यहाँ कोई है ही नहीं अनऑथोराइज, सब एमसीडी वाले करा रहे हैं। देखिए, कार्रवाई तो इसलिए नहीं हुई कि हमारी जमीन जो है यहाँ पे जो किसानों से ली हुई है, किसानों से जमीन खरीदी है और हमारे पास में जो है कोई सरकारी जमीन नहीं है जो कि तोड़फोड़ की जाए। जो मीडिया, इसके पास कोई मुद्दा नहीं है एमसीडी के पास में, तो किस लिए तोड़फोड़ करेंगे? तो तोड़फोड़ करने का कोई मैटर नहीं बनता, ना उनके पास कोई ऑर्डर है किस चीज़ का है। तो हमारी जमीन जो है सब किसानों से खरीद के हमने बनाई है। ये बात सही है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव पर कोई रोक नहीं लगाई। एमसीडी का बुलडोजर खाली हाथ वापस लौट आया। उसकी वजह कि इलाके में एनक्रोचमेंट तो था। एमसीडी की चेतावनी के बाद लोगों ने खुद एनक्रोचमेंट को हटा लिया। कई जगह अपनी दुकानों को तोड़ दिया, सड़कों को, फुटपाथ को खाली कर दिया और यह दिखाने की कोशिश की कि अब बुलडोजर की क्या जरूरत। और यह बात सही है कि अब तक कभी बुलडोजर पहुंचना नहीं था, इसलिए एमसीडी की चेतावनी का कोई असर भी नहीं होता था। जब कमेटी वाले आते थे तो लोग अपना सामान समेट लेते थे, कमेटी के जाते ही सामान फिर से सड़कों पर आ जाता था। लेकिन अब बुलडोजर का डर है और कानून का तो डर ही काफी होता है। जहां तक रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों का सवाल है, तो अगर एमसीडी के पास गैर कानूनी रूप से बसे रोहिंग्या और मुसलमानों का, बांग्लादेशी मुसलमानों के पते ठिकाने हैं, तो फिर वही लिस्ट लेकर उसी इलाके में जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए वहां रहने वाले लोगों को लगता है कि एमसीडी के चुनाव हैं और इस चुनाव के चक्कर में सियासत हो रही है। लेकिन यह सियासत सब पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं। बिहार से आज बहुत ही हैरान करने वाली, परेशान करने वाली खबर आई है। बिहार में उस इम्तिहान का पेपर लीक हो गया जिसे पास करने वाले नौजवान एसडीएम, बीडीओ, डीएसपी और स्टेट रेवेन्यू ऑफिसर जैसे बड़े बड़े अफसर बनते हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर लीक हुआ। जो पेपर लीक हुआ वो बीपीएससी के कंबाइंड प्रीलिम्स एग्जाम का पर्चा था। 802 पोस्ट के लिए 6 लाख से ज्यादा छात्रों ने फॉर्म भरा था। देश के कई राज्यों से छात्र इस एग्जाम में बैठने के लिए पहुंचे थे। कोई 2 साल से इसकी तैयारी कर रहा था, तो कोई 4 साल से। कोई 2 दिन का सफर करके एग्जाम देने पहुंचा था, तो किसी ने एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचने के लिए हजारों रुपए खर्च कर दिए थे। लेकिन पेपर लीक हो गया, सारी मेहनत, सारी तैयारी, सारा पैसा बर्बाद हो गया। बीपीएससी का एग्जाम बिहार के 38 जिलों के 1083 सेंटर्स पर हो रहा था। कल दोपहर 12 बजे से पेपर शुरू होना था, लेकिन बिहार के आरा जिले के वीर कुंवर सिंह कॉलेज के छात्रों को जब 12:30 बजे तक एग्जामिनेशन पेपर नहीं मिला, तो कॉलेज मैनेजमेंट से पूछने लगे आखिर क्या हुआ, पेपर क्यों नहीं दिया जा रहा। कॉलेज मैनेजमेंट ने कहा कि टेक्निकल दिक्कत हो रही है। इस पर छात्रों को शक हुआ, क्योंकि पेपर ऑनलाइन नहीं, फिजिकल फॉर्म में हो रहा था। वो बाहर आए तो पता ये चला कि 2 कमरों में कुछ स्टूडेंट्स को पेपर दे दिया गया है। वो लड़के इस एग्जामिनेशन पेपर को सॉल्व कर रहे थे। उन्हें कॉलेज मैनेजमेंट ने मोबाइल फोन रखने की इजाजत भी दे दी थी। जब ये सब देखा तो बाकी स्टूडेंट ने हंगामा शुरू किया। एक छात्र ने फेसबुक लाइव पर दिखाया कि आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज में क्या धांधली हो रही थी। अरे बच्चे एक हॉल में पहले से पेपर दे रहे थे। ये देखिए, यहाँ पे प्राइवेट रूम में पहले से एग्जाम लिया जा रहा है और हम लोगों को आधा घंटा से वेट किया जा रहा है। ये देखिए, पूरा सेंटर बिका हुआ है। हम चाहते हैं नीतीश कुमार से कि पूरी कार्रवाई की जाए इस पे, इन लोगों पे। इस कॉलेज का लाइसेंस रद्द किया जाए। सारे बच्चे पैनिक में हैं। कहाँ से आए ट्रैवल करके, 2 दिन से जर्नी कर रहे हैं। यहाँ के डीएम से अनुरोध करूंगा कि इस असल में बीपीएससी का पेपर व्हाट्सएप के जरिए लोगों के फोन तक पहुंच गया था। कुछ लोगों ने चीफ मिनिस्टर ऑफिस को भी ये पेपर भेजा। क्योंकि आरा के कॉलेज में तो कुछ लड़कों को बाकायदा फोन पर पेपर सॉल्व कराया जा रहा था, तो वहां ज्यादा हंगामा हुआ। छात्रों ने शोर मचाया।
छात्र दरवाजा खोलकर उस कमरे में घुस गए जहां पर लीक पेपर के साथ कुछ स्टूडेंट एग्जाम दे रहे थे। उन्होंने देखा कि इम्तिहान देने वाले छात्रों के पास पेपर व्हाट्सएप पर मौजूद था और उसे देखकर आराम से मोबाइल से कॉपी करके आंसर शीट पर लिख रहे थे, जबकि बाहर से आए बहुत सारे छात्रों को आधे घंटे बाद तक एग्जाम का पेपर नहीं दिया गया। इससे नाराज होकर स्टूडेंट ने नारेबाजी की। कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को बुला लिया तो छात्र पुलिस वालों से भिड़ गए। जबरदस्त हंगामा हुआ। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी तो फोर्स बुलाई गई और आरा के डीएम भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने छात्रों से कहा कि अपनी शिकायत लिख कर दें तो जांच कराएंगे। छात्रों ने शिकायत बताई। एग्जाम के दौरान वीर कुंवर सिंह कॉलेज की बदइंतजामी का हाल भी सुनाया। ये देखिए, अरे बाहर क्यों जाए, बाहर क्यों जाए, पता कहाँ से आ रहा है, हथियार कहाँ से आ रहा है, कहाँ से पता है, बाहर जाओ, आप क्या है, बाहर जाओ, बाहर क्यों जाए, हमारे रूम से बाहर जाओ, रूम से बाहर जाओ, आप क्या है, आप क्या है, बंदे कहाँ से आ रहे हैं। प्रशासन सबसे बड़ा सेटर देखिए, यहाँ के डीएम से अनुरोध है कि इन लोगों पे कार्रवाई की जाए। बंदे दो दिन से ट्रेवल करके आ रहे हैं। ये प्रशासन, पुलिस प्रशासन, इनकी निगरानी में हो रही है। यहाँ के माननीय डीएम से अनुरोध है इस कॉलेज का लाइसेंस रद्द किया जाए। ये बीपीएससी बिक चुका है, बीपीएससी पूरी तरह से बिक चुका है। हर एग्जाम में हर जगह ये होता है कि एक रूम अलॉट होता है जिसमें मोबाइल रखे जाते हैं, बैग सबमिट होते हैं, पर यहाँ पे बैग पूरा बच्चे ऊपर तक ले जा रहे हैं, क्लास के बाहर तक। फिर ये हुआ कि आधे घंटे एग्जाम लेट हो गया। अब बच्चों को लग रहा है कि नीचे शायद पेपर लीक हो गया। अब सब लोगों ने अपना अपना फ़ोन निकाला और नीचे आए तो नीचे पर्चे बढ़ चुके थे। यहाँ 2 रूम्स में एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा रहे थे, बाकी किसी रूम में एग्जाम का कंडक्शन नहीं हो रहा था। इस वजह से बच्चों ने इसका विरोध किया और उसके बाद मैनेजमेंट की तरफ से उनसे बदतमीजी की। 12:30 बजे तक सर हम लोगों को पेपर अवेलेबल नहीं कराया गया। सिर्फ 2 रूम्स में अंदर दरवाजा बंद करके एग्जाम कराया जा रहा है। हम लोग का क्लास में बोला गया कि अब आपको पेपर भी लेट मिलेगा, 15 मिनट बाद मिलेगा। हम लोग और सब देखे कि हम लोग पूछने गए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो 2 क्लास में पेपर चल रहा था। तो अगर लेट हो रहा है पेपर तो सबको लेट होना चाहिए ना। ये बात हो रही थी हम लोग से, यहाँ से बात उठी और फोन भी वहाँ यूज हो रहा था। हैरानी की बात यह कि आरा के सेंटर पर हंगामा 12:30 बजे शुरू हुआ, लेकिन प्रशासन को पटना में बीपीएससी का पेपर लीक होने की जानकारी 12 बजने से पहले ही मिल चुकी थी। बीपीएससी के सचिव ने माना कि पेपर शुरू होने से पहले 11:53 पर पर्चा लीक होने की खबर उन्हें मिल गई थी। व्हाट्सएप के जरिए क्वेश्चन पेपर बीपीएससी के सचिव तक पहुंच चुका था, फिर भी बीपीएससी ने कोई स्टेप नहीं उठाया। राज्य के बाकी 1082 सेंटर्स पर प्रीलिम्स के एग्जाम होते रहे। परीक्षा खत्म होने के बाद जब मीडिया में यह खबर फैली, तब जाकर कमीशन ने लीक हुए पेपर को एक्चुअल पेपर से मिलाया और जब दोनों पेपर मैच हो गए तो बीपीएससी के चेयरमैन आर के महाजन ने पेपर लीक होने की जांच के लिए 3 मेंबर की कमेटी बनाई, 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी। इस कमेटी ने 3 घंटे में ही पेपर लीक होने की पुष्टि कर दी, कंफर्म कर दिया और अपनी रिपोर्ट बीपीएससी के चेयरमैन को सौंप दी। इसके बाद बीपीएससी ने कंबाइंड प्रीलिम्स का एग्जाम कैंसिल कर दिया। अब बीपीएससी के सेक्रेटरी कह रहे हैं कि उनका पेपर पहली बार लीक हुआ है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 6 लाख से ज्यादा लोग इम्तिहान देने आए थे। बिल्कुल हम लोग के लिए हैरानी की बात है और हमको चूँकि ज्वाइन किए 2.5 महीना हुआ है यहाँ, जहाँ तक हमको जानकारी है कि पहली बार ऐसा हुआ है और उसको लेकर के हम लोग खुद शर्मिंदा हैं कि कैसे हो गया। लेकिन इस बार थोड़ा सा परिवर्तन ये हुआ था कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में 6,02,000 कैंडिडेट अपीयर हुए थे, जिसके लिए 38 जिले के 1083 केंद्रों पर हम लोग परीक्षा करा रहे थे। इसमें बहुत सारे सेंटर ऐसे लिए गए थे जहाँ पर कि इस तरह की परीक्षा आयोजित करने का पूर्व से अनुभव नहीं था। हम लोग तो एक अंदरूनी फॉर्मल रिपोर्ट आयोग को सबमिट किए कि चूँकि हम जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है उसको जांच करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। हम लोग अपने जांच में केवल यह संपुष्टि किए कि वाकई में क्वेश्चन वायरल हुआ है। हाँ, वो सही है, जो सेंटर पर भेजे गए थे क्वेश्चन उसी का सी सेट वायरल हुआ है। आपके पास कितने बजे क्वेश्चन पेपर आ गया वायरल होने का? हमें पहली बार 11:53 में सूचना मिली कि सी सेट क्वेश्चन वायरल हुआ है और फिर जब आपने जांच किया तो वो सही निकला, पाया कि वही क्वेश्चन वायरल हुआ है जो केंद्रों पर यूज हुआ है। अब जरा सोचिए, एग्जाम शुरू होने से पहले ही पेपर लीक होने की जानकारी मिल गई थी तो भी कोई कदम नहीं उठाया गया। एग्जाम खत्म होने के बाद इस पेपर को कैंसिल करने का ऐलान किया गया
और हैरानी की बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो रात 8 बजे तक इसकी खबर भी नहीं थी। रात 8 बजे नीतीश कुमार ने कहा अब पेपर लीक का पता चला है, जांच के आदेश दे दिए हैं। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात है कि कुछ छात्र नेताओं ने दिन में ही लीक पेपर की फोटो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऑफिस को भेज दी थी। आज भी जब नीतीश कुमार से पेपर लीक के मामले में सवाल पूछे गए तो उन्होंने कह दिया कि समझ नहीं आ रहा पेपर कैसे लीक हो गया, जांच हो रही है, सारी बात सामने आएगी। हम मान लीजिए कि वीडियो में कैसे आ गया, तो इसके बारे में तो इसको देखते हुए ही तत्काल तो कैंसिल कर दिया गया और जांच हो रही है। और जांच भी हम तो जैसे ही आए हैं वैसे ही हम कल शाम में ही हम सब लोगों से बातचीत किए हैं, उन लोगों ने तुरंत एक्शन लिया है और इसको जो पुलिस को हैंडओवर किया है तो उसके बाद वो भी जांच कर रहा है, बहुत जल्दी जांच कर रहा है। हमने तो यही कहा है कि जितना जल्दी हो सके उतना करिए, क्योंकि इस तरह की बात कैसे हो, जब कहीं भी हर जिले में भेजा जाता है और कहीं किसी जगह से कोई लीक किया है, कैसे लीक किया है, ये तो जो परीक्षा देता है उसके हाथ में जाना है। लेकिन जो रखा जाता है हर लोगों के लिए कि जितने लोग हैं उतना, तो अगर कहाँ से किसी ने लीक कर दिया है तो ये बात तो देखना पड़ेगा कि किसने कौन गड़बड़ी किया है। और इसको पूरा ये जांच करेंगे कि जो भी गड़बड़ी किया उस पर एक्शन होगा और इसको बचाव के लिए भी और भविष्य में कि ताकि कोई कुछ इस तरह का नहीं कर सके, क्योंकि गाइडलाइन तो जारी है लेकिन फिर भी कल ऐसा हो गया जो होता नहीं था, तो इसको देख करके लोग अपना कर रहे हैं। क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से बड़ी लापरवाही हुई, इसलिए विपक्ष को पूरा मौका मिला। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बीपीएससी ने करोड़ों नौजवानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, अब इसका नाम बिहार पेपर लीक कमीशन कर देना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि जो छात्र पैसा खर्च करके एग्जाम देने आए थे उनको कम से कम 5,000 रुपए का मुआवजा तुरंत मिलना चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, दुखद है। हम सबों को, जितने छात्र हैं जो पेपर लीक हुआ, रद्द हुआ, इसका दर्द है। और आप लोग कल्पना कर सकते हैं जब बीपीएससी का पेपर जब बिहार में लीक हो रहा है तो और सारे संस्थानों का क्या हाल होगा। बीपीएससी का नाम ही बदल देना चाहिए, बिहार राज्य लीक आयोग के नाम से जो है इसका नाम रख देना चाहिए। जो दूर दराज से लोग आकर के जो परीक्षा दे के गए हैं उनको 5,000 का जो है सरकार जो है मुआवजा जो है वो देने का काम करे अविलंब। बीपीएससी का कभी भी शेड्यूल पे ना कोई भी परीक्षा होती है तो कभी भी शेड्यूल पे नहीं रहता, बार बार रद्द कर दिया जाता है। और ये तो पेपर लीक हो गया, यानी सिस्टम में कोई ना कोई ऐसा बैठा है जो लगातार जो है इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने जो सवाल उठाए वो वाकई में जेन्युइन है, नीतीश कुमार को इनका जवाब देना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से जो जवाब आया वो मामले की गंभीरता के मुताबिक नहीं लगा। नीतीश सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा पेपर लीक तो पिछली सरकारों के वक्त भी होता था लेकिन अपराधी पकड़े नहीं जाते थे, अब सुशासन है, अगर कुछ गलत हुआ है तो दोषी पकड़े जरूर जाएंगे। व्यक्ति के राज में, जिस पार्टी के राज में बीपीएससी को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, वर्षों वर्षों के एग्जाम नहीं होते थे, वो आज बीपीएससी के कामकाज पे सवाल उठाते हैं। तो जिन्होंने बीपीएससी को ध्वस्त किया उसको कोई नैतिक अधिकार नहीं है उस पर सवाल उठाने का। और तेजस्वी यादव के समय में क्या होता था, एग्जाम किस प्रकार से होते थे और रिजल्ट किस प्रकार से बनता था, इस पूरे बिहार के लोग जानते हैं। तो निश्चिंत है तेजस्वी यादव जी, बिहार में सुशासन की सरकार चल रही है, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी इस पर कभी नहीं कम होने देगी। आपके राज में अराजकता था, हमारे राज में सुशासन है। तो निश्चित रूप से हमारे बिहार के युवाओं को मैं भरोसा दिलाता हूं कि बीपीएससी के एग्जाम में जो ट्रांसपेरेंसी है वो रहेगी और जहां भी उनको जो असुविधा हुई है आने वाले समय में उन चीजों को पर ही हम ध्यान देंगे। मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया उसे सुनकर लोगों को गुस्सा आया। जिन छात्रों की मेहनत बर्बाद हुई है, जो पैसे खर्च कर इम्तिहान देने आए थे, जब वो मंत्री की बात सुनेंगे तो उन्हें शर्म आएगी। सरकार को इन छात्रों की बात जरूर सुननी चाहिए। 8 तारीख को मेरे डैड की डेथ हो चुकी है दिसंबर में और मैं तैयारी कर ही रही हूँ।
और किसी तरीके से टाइम निकाल के मैनेज करके मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक लाइब्रेरी में रहती हूँ कि किसी तरह से एग्ज़ाम निकले। और 4 दिन बचाने के लिए मैंने ट्रेन की टिकट नहीं ली, मैं फ़्लाइट से आई 11,500 रुपये फूक करके। आने के बाद यहाँ होटल लिया, क्योंकि मैं मुंबई से आई हूँ। होटल लिया, कल एग्ज़ाम देने के लिए गई। देने के बाद निकली मैं वहाँ से, होटल में खाना खा रही थी, तब मालूम पड़ा कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। सर मैं आपको बता नहीं सकती, मैं अपनी माँ को समय नहीं दे पा रही थी, मुझे इतना गिल्ट है। मैंने अपनी माँ को गांव भेज दिया कि वो गांव में सबके साथ रहेंगी, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है घर में। इतना बड़ा हादसा होने के बाद हम फिर भी अपने आप को किसी तरह से चीज़ों में इन्वॉल्व करें। नहीं, पढ़ना है, निकालना है, मेहनत करना है, निकालना है, बनना है, इतनी मेहनत करें। इसके बाद गवर्नमेंट, आप कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन गवर्नमेंट आपका गला घोट देगी। ये गवर्नमेंट स्टूडेंट के लिए है ही नहीं। ये इसकी पहले वाली गवर्नमेंट भी ले लीजिए, हाँ, आप स्टूडेंट का गला घोट रहे हो। अरे आपसे एग्ज़ाम नहीं होता ना तो किसी प्राइवेट संस्था को दे दो ना यार, वो एग्ज़ाम करवा लेगी। आपसे एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, क्यों अपने आप को आप सुशासन पुरुष कह रहे हो? आपसे एक एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट हो रहा है। आपने 38 जिलों में, आपके सारे जिलों की हालत इतनी अच्छी नहीं है, आपने 38 के 38 जिलों में आपने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए गाँव, खेड़े, जंगलों में आपने सेंटर दे दिया। वहाँ क्या होगा जब आपके पास पुलिस नहीं है कि आप वो देख सके कि पेपर लीक हुआ जा रहा है? लोग फ़ोन लेकर के बैठे हुए हैं। सर हम मेहनत करने वाले क्या करें? हम अच्छा नंबर भी ला रहे हैं, 110 नंबर ला रहे हैं, आपके नकल मार के बच्चे 120 तक पहुँच जा रहे हैं, आप कट ऑफ भी बढ़ा दे रहे हैं। हम क्या करें सर? बिल्कुल नहीं, सपनों में भी नहीं। मतलब अब ये तो स्टेट का सबसे हाई लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसमें इस तरीके का अगर मतलब बात आ रही है तो कहीं से भी ये वर्दी नहीं है। अब कोई इसको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। ये सबसे टॉप लेवल, यहाँ से लोग DSP SDM बनते हैं, क्वालिफाई करते हैं, एक स्टेट में सबसे हाई लेवल का पोस्ट आपको मिलता है, तो उसमें इस तरीके की होगी। और एग्जामिनेशन ये कैंसिल हो गया, ये तो एक रिमार्क चला गया ना। महाराष्ट्र के दोनों नेता नवनीत राणा और रवि राणा आज दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचकर नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से अपने साथ थाने में हुई बदसलूकी की शिकायत की। स्पीकर ने इस मामले को लेकर 23 मई को प्रिविलेज कमेटी की मीटिंग बुलाई है। 23 मई को नवनीत राणा कमेटी के सामने अपना पक्ष रखेंगी। इससे पहले नवनीत ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे और संजय राउत के बारे में तीखी बातें कही। नवनीत राणा ने आरोप लगाया कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने उद्धव ठाकरे के कहने पर उनके खिलाफ झूठे केस दर्ज किए और इसके बदले में उद्धव ठाकरे ने संजय पांडे को रिटायरमेंट के बाद बड़ा पद देने का लालच दिया। मुंबई के जो CP हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस संजय पांडे जी, उनको एक चीज बताना चाहूंगी, जो वो गुलामी उद्धव ठाकरे जी की कर रहे हैं और उनके प्रेशर में और उनके बोलने के अनुसार वो हर किसी पे कार्रवाई कर रहे हैं, किसी को जेल भेज रहे हैं, किसी पे नॉन बेलेबल ऑफेंस दाखिल कर रहे हैं। वो 1 महीने के बाद रिटायर्ड होने वाले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके पाप धुल जाएंगे, उसके बाद भी उनके पाप बाहर निकलेंगे। आपको जो लालच उद्धव ठाकरे जी ने दी है कि आपको राज्यसभा मेंबर देंगे या आपको कोई MLC देंगे, ये सब चीजें बाजू में रखकर मुझे लगता है उसके बाद भी आपको उत्तर देना पड़ेगा। और जब जिसने मेरे ऊपर और विधायक रवि जी के ऊपर जिन्होंने गलत तरीके से ऑफेंस दाखिल किया है, जब तक मुझे सब एक जनता से पूछना है, आप सब यहाँ पर हैं, आप सबको पूछना चाहूंगी मेरी गलती क्या थी, मैंने गलती क्या की। नवनीत राणा के तेवर आज बहुत तीखे थे। उन्होंने कहा सबका हिसाब बराबर करेंगी। नवनीत राणा के खिलाफ सबसे ज्यादा बयानबाजी संजय राउत ने की है, इसलिए दिल्ली पहुंचते ही नवनीत राणा ने कहा कि संजय राउत को लोग उद्धव का पोपट कहते हैं। संजय राउत ने उनको जान से मारने की धमकी दी है और वो दिल्ली में संजय राउत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगी। जो दिल्ली पुलिस है, जो मेरे घर के पार्लियामेंट के एरिया में जो पुलिस स्टेशन आता है, वहां जाके जो खुलेआम मुझे गुंडे जैसी एक राज्यसभा मेंबर ने धमकी दी, 20 फुट नीचे गाड़कर, और आपकी पूरी सामग्री क्रियाक्रम की हमने ऑलरेडी मशान में पहुंचा दी है। इस तरीके का भाषा जो जिसने किया है संजय राउत, जिनको हमारे महाराष्ट्र में पोपट बुलाते हैं, ऐसे पोपट के अगेंस्ट में मैं FIR करने के लिए पुलिस स्टेशन जाऊंगी। 100% मैं संजय राउत जी जो पोपट हैं उद्धव ठाकरे जी के, उसके अगेंस्ट में FIR करूंगी। मुंबई में सभी डिपार्टमेंट के लोग अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं, पर केंद्र की एजेंसी पे भी गुहार लगाऊंगी कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे और इंक्वायरी करे। शिवसेना ने हमारे घर पे हल्ला किया,
और हमारे अमरावती के घर पे हल्ला किया, मुंबई के घर पे हल्ला किया। गुंडेशाही तो उन्होंने की, हम तो घर से बाहर भी नहीं निकले, तो भी हम देशद्रोह। जो गुंडे हमें मारने आए उन पे कोई कार्रवाई नहीं। जो खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे बोलते हैं 20 फुट नीचे गाड़ देंगे, महिला को नीचे गाड़ देंगे। मैं तो आ गई हूँ दिल्ली, मैं तो मुंबई भी थी, गाड़ के तो देखते। हमारी देश की जनता सोई नहीं है, देश की जनता जागी। धन्यवाद। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में सिविल वॉर जैसे हालात बन गए हैं। पब्लिक फैशन में आज श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन लोगों की नाराजगी कम नहीं हुई। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हिंसक प्रदर्शन हुए। इसमें यहां की रूलिंग पार्टी के एक एमपी की मौत हो गई। नाराज लोगों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पुश्तैनी घर को जला डाला। भीड़ ने श्रीलंका के एक मंत्री और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर पर आग लगा दी। देश में इमरजेंसी लगी है, लेकिन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। बेहद खराब आर्थिक हालात और पब्लिक के लगातार हुए विरोध प्रदर्शनों की वजह से प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दिया। कोलंबो में पिछले कई हफ्तों से प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन करके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। आज प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे से पहले उनकी पार्टी के एमपीज ने अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शनकारियों पर हमला बोल दिया, उनसे मारपीट की, प्रोटेस्टर्स पर गोली चलाई। इसके बाद हिंसक भीड़ ने एक सांसद को घेर लिया। कुछ देर बाद वो सांसद अपनी गाड़ी में मरे हुए पाए गए। हिंसा करने वाले इस पर नहीं रुके, उन्होंने मारपीट और गोली चलाने वाले मंत्री और सांसदों के घरों पर धावा बोल दिया, आग लगा दी। उनके परिवारों को घर छोड़कर भागना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने विपक्षी नेताओं को भी नहीं बख्शा। संसद में विपक्ष के नेता सजित प्रेमदासा भी भीड़ के हमले का शिकार हुए। श्रीलंका पिछले 2-3 महीने से भयंकर आर्थिक संकट का शिकार है। खाने पीने के सामान, दवाइयाँ और फ्यूल जैसी बुनियादी चीजें नहीं मिल रही हैं। इस वजह से नाराज जनता राजपक्षे परिवार से हुकूमत छोड़ने की मांग कर रही है। उम्मीद है कि श्रीलंका में हालात जल्दी काबू में आ जाएंगे और एक ऐसी सरकार हुई जो लोगों की बात सुनेगी, आर्थिक संकट पर काबू पाएगी। भारत सरकार की तरफ से श्रीलंका को मदद करने की पूरी कोशिश हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।